हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ 3 बच्चों की माँ की अवैध संबंध, भाग 8, अशोक का घर। हाँ, शाम का समय करीब 6 बजे के आसपास कविता मस्त तैयार होकर अपने आंगन में बैठकर गाजर छिलती रहती है। अशोक बेडरूम में लेटा हुआ होता है। कविता शादी के बाद से अशोक को ही सब कुछ समझती थी। एक पति से उसे जो कुछ चाहिए वह सब अशोक से मिल रहा था। तभी कविता को बाइक रुकने की आवाज सुनाई देती है। कविता झटपट उठकर बाहर देखने जाती है। साथ में उसके तीनों बच्चे भी बाइक की आवाज से बाहर आ जाते हैं। नीरज की पत्नी सरोज बाइक से उतरती रहती है और नीरज बाइक खड़ा कर रहा होता है। कविता नीरज और सरोज की तरफ देखकर मुस्कुराती है और अंदर आने का इशारा करती है। दोनों बच्चे भी नीरज और सरोज आंटी को नमस्ते करते हैं। वे भी जवाब में सिर हिलाते हुए नमस्ते करते हैं। नीरज और कविता की नज़र एक दूसरे से टकराती है। दोनों मुस्कुराने लगते हैं। इस प्रकार वह पल आ ही गया जिसका इंतजार दोनों को था। अंदर आकर कविता अशोक को जगा देती है। सरोज बच्चों को मिठाई का पैकेट जो साथ में लाई हुई थी दे देती है। दोनों बातें करते हुए किचन की ओर आ जाते हैं। नीरज और अशोक बैठक रूम में गप्पे मारने में व्यस्त हो जाते हैं। नीरज बहुत उतावला हो रहा था कि कब मौका मिले और कब अकेले में कविता से बातें कर ले। कविता किचन में व्यस्त रहती है। नीरज और अशोक के लिए चाय और पानी सरोज के साथ कुछ देर बाद कविता उनके लिए गर्मागर्म पकौड़े और टमाटो सॉस की बोतल और पानी लेकर आती है। नीरज कविता को देखते रहता है। वह आज बहुत अच्छी लग रही थी। पिंक कलर की साड़ी और मैचिंग ब्लाउज में जच रही थी। नीरज की भावनाएं कविता के प्रति बदल चुकी थीं। वह उसे भाभी की नज़र से नहीं किसी और नज़र से देख रहा था। पकौड़ों वाली ट्रे टेबल पर रखने के लिए कविता झुकती है तो नीरज की नज़र उसके उभारों पर पड़ जाती है। साड़ी की पल्लू और ब्लाउज के झरोखों से उसके उभारों के आधे अधूरे हिस्से दिखाई दे रहे थे। कविता की कोमल चिकनी त्वचा और उसका गोरापन नीरज मदहोश हुए जा रहा था। नीरज बिजली की गति से यह सब देखकर अपनी नजरें हटा लेता है। कविता देख लेती है कि नीरज की नज़र कहाँ थी। वह चाय झूठे कप और ग्लास टेबल से उठाकर ट्रे में रख लेती है। नीरज पकौड़े की प्लेट उठाते हुए कहता है, अरे धन्यवाद भाभी, मुझे शाम के समय नाश्ता करने की आदत है और पकौड़े तो मुझे बहुत पसंद है। कविता सिर्फ मुस्कुरा देती है। अशोक भी प्लेट उठाकर खाने लगता है। कविता बैठक रूम से निकलकर किचन में आ जाती है। कविता किचन से सरोज और बच्चों के पास आकर पकौड़े खाने लगती है। पकौड़े खाते खाते अशोक नीरज को बताता है कि व्हिस्की का भी जुगाड़ है। अशोक, तुम कहो तो पकौड़ों के साथ एक एक पैग हो जाए? नीरज मना करते हुए कहता है, नहीं अभी नहीं, डिनर से 1 घंटा पहले। अशोक, अच्छा ठीक है। करीब 1 घंटे बाद अशोक आवाज देते हुए पूछता है, कविता हमारा छखना बन गया है क्या? दारू पीते समय खाने के आइटम को चालू भाषा में छखना कहते हैं। कविता आवाज सुनकर किचन से ही आवाज देकर कहती है, हाँ बन गया है, टेबल पर लगवा दूं? हाँ लगवा दो, अशोक आवाज देता है। अशोक नीरज को देखते हुए, चलें? नीरज कहता है, हाँ 8 बज रहे हैं, पीते पीते 9 बज जाएगा, चलो। दोनों पिछवाड़े जहां पहले से 2 चेयर और टेबल लगे हुए थे जाकर बैठ जाते हैं। अशोक जाकर व्हिस्की बोतल ले आता है। बोतल को टेबल के बीच रखकर अशोक चेयर में बैठते हुए कहता है, चलो शुरू करते हैं, बनाओ पैग। नीरज पैग बनाने लगता है। वह एक पैग अशोक की ओर बढ़ाता है और दूसरा खुद रख लेता है। दोनों अपने हाथों में जाम लेकर चीयर्स कहते हुए जाम टकराते हैं। नीरज चिकन चिल्ली खाते हुए कहता है, भाभी ने चिल्ली अच्छा स्वादिष्ट बनाया है। चिल्ली खाते खाते अशोक कहता है, क्यों नहीं बनाएगी, आखिर एक सीनियर कुक की बीवी है। दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। अशोक बातों ही बातों में बताता है कि डिनर पर बुलाने का प्लान कविता का ही था। नीरज सुनकर खुश हो जाता है। अब उसका विश्वास और हिम्मत और बढ़ जाता है। दोनों धीरे धीरे व्हिस्की पीते हुए बातें करते रहते हैं। अब अंतिम 2 पैग बचे हुए थे। अशोक से पूछकर नीरज उसे भी ग्लास में डाल देता है। व्हिस्की दोनों पर अपना रंग दिखाना शुरू कर चुकी थी। दोनों अपने अपने अंदाज में लड़खड़ाते जबान में बातें करते रहते हैं। तभी कविता दरवाजे के पास खड़ा होकर आवाज देती है, खाना तैयार हो चुका है, आप लोगों का व्हिस्की पार्टी हो गई हो तो खाना लगा दें? नीरज कहता है, हाँ भाभी जी हो गया है, बस आते हैं, आप खाना लगवा दो। सरोज को भी खाने को कह देना, खाना खाकर बच्चों को लेने जाना है।
नीरज की आवाज में व्हिस्की का प्रभाव साफ दिखाई पड़ रहा था। दोनों वहां से उठकर बैठक रूम में आ जाते हैं। थोड़ी देर में चिकन बिरयानी से सजी 2 प्लेटें लेकर कविता बैठक रूम में आ जाती है। नीरज कहता है, भाभी धन्यवाद, अपने चिल्ली 1 नंबर बनाया है। कविता प्लेटों को टेबल में रखते रहती है। नीरज की बात सुनकर खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, धन्यवाद नीरज जी, आपके भैया तो कभी मेरी प्रशंसा नहीं करते। नीरज यूं ही कह देता है, अरे भाभी, वो तो आपके गुरु हैं, आपकी प्रशंसा तो मेरे पास की थी। अशोक और नीरज चिकन बिरयानी रायता के साथ खाने लगते हैं। बिरयानी भी बहुत स्वादिष्ट बनी थी। दोनों खाना समाप्त करके वॉश बेसिन में हाथ धोने चले जाते हैं। नीरज मौके की तलाश में था। नीरज हाथ धोकर अशोक से धीरे से कहता है, भैया यूरिन लगी है, मैं अभी आता हूँ, कहकर घर के बाहर बने टॉयलेट की तरफ चले जाता है। टॉयलेट से वापस आते समय रास्ते में किचन पड़ता है, जहाँ कविता झूठे बर्तन सिंक में रख रही थी। नीरज देखता है कविता अकेली है। वह सोचता है इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। सोचकर नीरज हिम्मत करते हुए बिना डरे किचन में घुस जाता है। नीरज के अचानक किचन में आ जाने से कविता घबरा जाती है। उसे डर लगता है। नीरज की तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगती है। नीरज बिना समय गंवाए साहस करते हुए कविता के नज़दीक आकर उसका हाथ पकड़कर कहता है, भाभी मैं कल सुबह घर आऊँगा, आपसे कुछ बात करनी थी। कविता अपना हाथ तुरंत छुड़वाकर घबराते हुए दबी जुबान में कहती है, कैसी बात करनी है? कविता के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई होती हैं। डर के मारे पसीना आने लगता है। कविता के हाथ छुड़ा लेने से नीरज भी डर जाता है। वह सोचने लगता है कि कहीं नशे की हालत में उसने अति तो नहीं कर दिया। नीरज कांपते और लड़खड़ाते जुबान से कहता है, भाभी यदि आप कहो तो मैं कल आकर अपनी बात आपके पास स्पष्ट कर दूं? कविता का दिल धड़कने लगता है। कोई जवाब नहीं दे पाती है, ना कहें हाँ कहें या कविता को कुछ समझ नहीं आता। वह एक नज़र नीरज की ओर देखकर डर के मारे किचन से बाहर निकल आती है। नीरज भी डरा हुआ होता है। उसके पसीने छूट रहे होते हैं। वह रूमाल से पसीना पोंछता हुआ कविता के निकल जाने के बाद मटके से पानी निकालकर पीता है और बाहर निकलकर बैठक रूम में आ जाता है। अशोक नीरज की हालत देखकर कहता है, क्या हुआ नीरज, सब ठीक तो हो ना? ज्यादा तो नहीं हो गई? नीरज संभलते हुए कहता है, नहीं भैया, सब ठीक है, अंडर कंट्रोल में है। दोनों की इस छोटी मुलाकात पर किसी की नजर नहीं पड़ती। अशोक कविता और नीरज के बीच पक रही इस खिचड़ी से अनभिज्ज रहता है। नीरज सोचने लगता है कि कविता ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं क्या समझें, इनकार या स्वीकार। कुछ देर बैठने के बाद नीरज और सरोज अपने घर चले जाते हैं। कविता का नीरज को कोई जवाब नहीं देना किस बात की ओर इशारा करता है? क्या कविता ने नीरज को मौन स्वीकृति दे दी है? इस कहानी का भाग 8 नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों कृपया कमेंट करना ना भूलें और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।